जय हिंद दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज टीचिंग के सूत्र के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ एक बार मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो डिस्कस करते हैं आज के अपने लेक्चर पे। हालांकि आप लोग जानते हैं ये इंग्लिश पेडोलॉजी चल रही है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को वॉच करते रहिए। आपको डे बाय डे, आपको चैप्टर बाय चैप्टर आपको प्लेलिस्ट में ये सब इंक्लूड होके मिल जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। मैक्सिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो मैक्सिम्स का मतलब बताया, सूत्र होता है, इसका मतलब हुआ सूत्र। क्या सूत्र होते हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। जो सूत्र होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। सपोज करिए कि हम किसी बच्चे को एक इंडिया में रह के एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, तो उसमें हम क्या क्या यूज़ करते हैं? हम उसमें यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का। और वही बच्चा, वही चीज़ अदर कंट्री में बच्चे को सिखाई जा रही है एक सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे भी तो वही तीन चीज़ सिखाई जाएंगी एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए। यही वाला तो पैटर्न अपनाया जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी इसको बोला गया है सार्वभौमिक है। दैट्स वाई मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग आर यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस। ये यूनिवर्सल है। ठीक है, अगली बात बोल रहा है, दिस मैक्सिम्स हेल्प द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। एक सिस्टम वे से, ये जो सूत्र है ये किसी भी टीचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि टीचर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को पढ़ा सकता है। जैसे कि पहले क्या होता है, बच्चे को पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जितना होता है वो सब पढ़ाता है। उसके बाद उसके बारे में उसके डिटेल एनालिसिस पे जाता है। तभी यहाँ पे बोला गया है सिस्टम वे से टीच सिस्टमैटिकली। तो दिस मैक्सिम्स हेल्प्स द टीचर टू टीच सिस्टमैटिकली। एक सिस्टम वे से टीचर के लिए हेल्पफुल होता है बच्चे को नॉलेज पहुंचाना। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने। तो हमारा जो पहला मैक्सिम है, जो पहला सूत्र है वो है नोन टू अननोन। इसको हिंदी में बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात। अज्ञात ऐसे लिखते ना हिंदी। हाँ, तो नोन टू अननोन का मतलब होता है ज्ञात से अज्ञात। ये हमारा पहला शिक्षण सूत्र है लैंग्वेज टीचिंग का। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक। कहने का अर्थ यह है, जब कोई छोटा बच्चा जब पढ़ने के लिए स्कूल में आता है, उसका जब एडमिशन होता है NC क्लास में या नर्सरी क्लास में, तो ऐसा तो नहीं कि उसको कुछ नहीं आता। हालांकि उसके माँ बाप जब छोटा होता है तो माँ बाप उसको घर में कुछ ना कुछ सिखाते हैं, ABC या जो भी सिखाते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर नॉलेज है। लेकिन यही बात बोली गई है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट अ लर्नर इज नॉट ब्लैंक। तो जो बच्चा जब पहली बार बच्चे का स्कूल में एडमिशन हुआ है तो वो कुछ ना कुछ अपने साथ में इंफॉर्मेशन को घर से लेके आया हुआ है। ठीक, अगली बात, इट इज कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज लेस द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। न्यू नोन नॉलेज नहीं, गाइस एक मिनट। इट इज कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज लेस द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो पुराना नॉलेज है या जो पुरानी बातें हैं, अगर हमको आगे कुछ सीखना है तो उसकी मदद से हम कुछ चीज़ सीख सकते हैं। जैसे कहने मतलब ये है, जैसे कि मानो कि जब हम कुछ बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और उसको कुछ प्रीवियस नॉलेज है या उसको कुछ उससे संबंधित कुछ उसको पता है, तो उस चीज़ का पहले एग्जांपल लेंगे, फिर उसके साथ उसको जोड़ के उसको एडवांस की तरफ लेके जाएंगे। तो कहने मतलब बेसिक से एडवांस की तरफ बच्चे को लेके जाना है। ठीक है, तभी बोला गया है इट इज़ कंसिडर दैट ओल्ड नॉलेज लेस द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। जैसे कि जब एक घर बनता है तो उसमें नींव रखी जाती है और नींव से ही घर का निर्माण या बिल्डिंग का निर्माण होता है, तो इसी तरह इसमें भी बोला गया है बच्चे को जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़ के उसको एडवांस लेवल पे ले जाया गया है। ये चीज़ इसके अंदर बोली गई है। आगे है, प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज्ड
प्रीवियस नॉलेज कैन बी यूज टू इंक्रीज एंड वाइडन द आउटलुक ऑफ द लर्नर। कहने का मतलब ये है, अगर जो प्रीवियस नॉलेज है अगर उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उसको एडवांस की तरफ ले जाते हैं, तो जो लर्नर है, जो बच्चा सीख रहा है, उसका वो और अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकेगा। मतलब कि उसको जो नॉलेज था उस नॉलेज से कनेक्ट करके हम उस जो नई चीज़ पढ़ा रहे हैं, मतलब जो नई चीज़ पढ़ा रहे हैं और जो पुरानी चीज़ को पता है, उन दोनों को आपस में जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा बहुत ही जल्दी से समझेगा और अच्छी तरह से समझेगा और उसके नॉलेज वाइडर होगा, उसका नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा। ये बात इस मैगजीन्स में बोली गई है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमारी जो दूसरा सूत्र है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सरल से जटिल की तरफ। सरल से जटिल, जटिल देख लेना, हिंदी माइट भी गलत लिखी हो, पर जो बोला उस पर ध्यान रखिए, सरल से जटिल की ओर बात की गई है। तो इसमें क्या होता है कि हमको जो सिंपल चीज़ है, जो हमको जो सपोज कि जब हम किसी को कोई चीज़ समझानी होती है तो सबसे पहले उसको कॉम्प्लेक्स नहीं चीज़ समझाते हैं, पहले उसको सिंपल भाषा में कोई चीज़ समझाई जाती है ताकि उसकी मातृभाषा में उसको समझाई जाती है तो उसको चीज़ जल्दी समझ आई। सपोज करो एक बच्चा है हिंदी मीडियम का, ठीक है, और हिंदी में का जो बच्चा है उसको अगर इंग्लिश में हम कोई चीज़ समझाने बैठ जाएंगे क्या वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसने बचपन से ग्रामर तो पढ़ी है लेकिन कम्युनिकेशन नहीं किया उसने। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ने कम्युनिकेशन किया लेकिन उसकी ग्रामर इतनी ज़बरदस्त नहीं होती है जितनी हिंदी मीडियम के बच्चे की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने मतलब यह है कि जब भी हम किसी चीज़ को किसी बच्चे को समझाएं या अपने लर्नर को समझाएं तो सबसे पहले हम सिंपल चीज़ समझाएं, फिर सिंपल से हम उसको कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएँ, ठीक है, सरल से जटिल की तरफ उसको लेके जाएँ। तो यहाँ पे बोला गया फर्स्ट सिंपल थिंग्स शुड बी थॉट एंड देन द कॉम्प्लेक्स थिंग। कहने वही चीज़ जो मैंने बोली है कि पहले उसको सिंपल चीज़ पढ़ानी चाहिए, बाद में हम उसको कठिन चीज़ पढ़ाएं। अगली लाइन पढ़ते हैं, नॉलेज ऑफ सिंपल थिंग्स इंक्रीजेस लर्नर्स सो दैट दे कैन ईजिली अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स थिंग। अब क्या है कि जो बच्चा सीख रहा है अगर उसको हम सरल चीज़ पढ़ाएंगे तो उसको इंटरेस्ट आएगा सुनने में, समझने में। सपोज करो एग्जाम्पल लेता हूँ, अभी आपको ऐसा कोई कार्य दिया जाए जिसके बारे में आप जानते नहीं हैं, ना आपकी कोई समझ है, तो आप उस कार्य करने में आपका दिल लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जो कार्य हम जानते हैं, ठीक है, वो हमको काम मिल जाए तो हम उसको अच्छी तरह से कर लेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं पबजी मोबाइल का। अब जो लोग खेल लेते थे उनको तो बड़ा इंटरेस्ट आता है कि उनके लिए बहुत सिंपल है पबजी गेम खेलना, ठीक है, तो वो लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो क्या करते हैं सरल से जटिल की तरफ खेलते खेलते स्टेज बाय स्टेज पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसने कभी पबजी नहीं खेला है और उसको गेम खेलने के लिए दे दिया जाए तो वो खेल पाएगा? वो तो उसको तो बहुत बोरिंग लगेगा, उसको पता ही नहीं कहाँ से गन चलाना है, कहाँ से क्या उठाना है। तो तभी बात बोली गई कि किसी भी चीज़ को सिखाने के लिए हमको सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए, और बंदा तभी इंटरेस्ट लेगा जब उसको सिंपल से आप पढ़ाओगे, मतलब सरल तरीके से पढ़ाओगे, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप उसको लेके जाओगे जटिल की तरफ। ये बात इसके अंदर बोली गई है। सो आपका तीसरा सूत्र है मैगजीम्स है वो की है कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, जो चीज़ हम टच फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको बोलते हैं मूर्त। और जिस चीज़ को हम टच फील देख नहीं सकते, जिनको से हम महसूस कर सकते हैं, वो होती हैं आपकी सारी ऑब्स्ट्रैक्ट, ये अमूर्त होती हैं। तो इसमें क्या होता है, इस मैगजीम्स में जो बात की गई है, जब हम किसी भी बच्चे को कोई चीज़ सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसको कैसे पढ़ाते हैं? कॉन्क्रीट से लेके ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ लेके जाते हैं, मतलब कि मूर्त से अमूर्त की तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि जब हमें क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई जाती है, तो एग्जाम्पल ये छोटे बच्चों का, नर्सरी क्लास या फर्स्ट क्लास के बच्चों का जो भी एग्जाम्पल है, उनको हम ऐसे मटेरियल से पढ़ाते हैं या ऐसे ऑडियो वीडियो डिस्प्ले से उनको दिखाते हैं ताकि बच्चों के दिमाग में वो बात चली जाती है। अब जब उनको एप्पल पढ़ाते हैं तो उनको प्लास्टिक के जो एप्पल आते हैं वो उनको दिखाते हैं, ए फॉर एप्पल या बी फॉर बॉल, विजुअल दिखाते हैं। विजुअल्स या तो स्क्रीन पे दिखाते हैं या फिर कॉन्क्रीट मटेरियल या फिर हाथ में जो प्लास्टिक आते हैं उनको पकड़ के दिखाते हैं, ये ए फॉर एप्पल होता है, तो उनकी ज़्यादा अच्छी समझ बनती है। तभी ये बात यहाँ पे बोली गई, थिंग्स थॉट विद द हेल्प ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड।
कहने का मतलब ये है किसी चीज़ को अगर आपको दिखा के पढ़ाया जाएगा वो चीज़ आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं तो आपको उसकी स्टोरी याद रहती है क्योंकि आपने उसको विजुअल फॉर्म में देखा है, या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप कहीं या फिर कहीं भी आप घूमने गए हैं, सपोज करिए आपने ताजमहल देखा है, कॉन्क्रीट मटेरियल है वो आपको दिमाग में बना कि ऐसा सा था, तभी तो आपको याद है। इसलिए ये सेक्शन जो ये सूत्र है इसलिए इंपॉर्टेंट रखता है कि कंक्रीट से आपको ऑब्स्ट्रैक्ट की ले जाता है, ऑब्स्ट्रैक्ट की लेके जाता है, अमूर्त चीज़ों की तरफ लेके जाता है। अमूर्त चीज़ आप जानते हो, लव हो गया, हॉनेस्टी हो गई, जिस चीज़ को हम टच फील नहीं कर सकते वो सब चीज़ ऑब्स्ट्रैक्ट होती, अमूर्त होती है। जो चीज़ हम टच फील कर सकते हैं जैसे कि पेन है, मोबाइल है, बोर्ड है, तो ये सब आपकी मूर्त चीज़ के अंदर आती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आपका जो चौथा सूत्र है वो है एनालिसिस टू सिंथेसाइज, मतलब कि विश्लेषण से संश्लेषण की तरफ। विश्लेषण, एनालिसिस, सिंथेसिस, संश्लेषण की बात की गई है। तो इसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज़ किसी को पढ़ा रहे होते हैं तो उसको टुकड़ों में डिवाइड करके उसको समझाते हैं, तो उस बच्चे को चीज़ अच्छी तरह से समझ में आती है। देखो इसमें कहा गया है, अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम व्हेन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स कैन बी अंडरस्टूड ईजिली। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम या ऐसी कोई समस्या है जो बहुत ही कठिन है, आपको समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि आप मैथ पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम आपको मैथ एक बार में पूरा समझा दें तो आपको समझ आएगी नहीं। तभी हम पहले आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, पहले आपको रूल्स पढ़ाते हैं, फिर हम छोटे छोटे सवाल लेते हैं, फिर हम बड़े सवाल की तरफ जाते हैं, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं उस मैथ को समझने के लिए। इसीलिए कहा गया है एनालिसिस टू सिंथेसाइज, ठीक है, मतलब कि पहले हम उसको डिवाइड करके उसको सीखते हैं, मैथ को छोटे छोटे फॉर्मूले के रूप में पहले सीखते हैं, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर बड़े क्वेश्चंस पे उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर वही एग्जांपल देखा जाए यहाँ पे, हम जब एक मिनट, तो वही इंग्लिश की अगर वही हम बात करते हैं, इंग्लिश में जब टीचर हमको क्या है सेंटेंस पढ़ाती है, ठीक है, तो पहले हमको छोटे सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, फिर वो सेंटेंस को हमको कंबाइन ज्वाइन करना सिखाया जाता है। तो इसी में क्या है, पहले हमको टुकड़ों में कोई चीज़ सिखाई जाती है, बाद में हम किधर पहुंचते हैं उनको, अब वही टुकड़े को जोड़ के हम एक बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे कि अभी बताया, मैथ का एग्जाम्पल दिया, पहले हम फॉर्मूले याद करते हैं, फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई होगी, क्या होगी, एनालिसिस टू सिंथेसाइज, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़, सपोज करिए एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने कोई एग्जाम दिया और आप उसमें फेल हो गए। अब आप अगर फेल हो गए तो आपने तैयारी तो बहुत ज़्यादा की थी, कॉम्प्लेक्स तैयारी की थी, ठीक है, लेकिन अब आप उसमें देखोगे कि हम फेल क्यों हो गए, क्या रीज़न था, तो आप उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में सोचोगे कि कहाँ मेरी कमी, मेरी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह गई, मैंने एग्जाम में क्या गलती कर दी, मैंने ओमा सीट में कोई गलती तो नहीं कर दी। यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है, एनालिसिस टू सिंथेसाइज। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। सो गाइस आपका जो पांचवा सूत्र है वो इंडक्शन टू डिडक्शन है, मतलब आगमन से निगमन की तरह, एग्जाम्पल टू रूल। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, आगमन से निगमन, मतलब कि एग्जाम्पल टू रूल। इस वाले सूत्र में क्या बात की जाती है, इस वाले सूत्र में जो बात होती है आपकी है वो इंडक्शन टू डिडक्शन। इंडक्शन टू डिडक्शन का मतलब होता है, मैंने बताया, इंडक्शन मतलब होता है आगमन और डिडक्शन मतलब होता है निगमन। तो इसमें जब भी हम किसी चीज़ को आपको समझाया जाता है तो पहले आपको एग्जाम्पल दिया जाता है, बाद में आपको रूल समझाया जाता है इसके अंदर। तो देखा जाए कायदे में छोटे बच्चों के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सूत्र है। अब समझिए, इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन आ कंक्लूजन इज ड्रॉन। इसमें क्या होता है, इंडक्शन मतलब आगमन में क्या होता है कि कभी जब किसी को कोई चीज़ समझाई जाती है तो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, बाद में हम उसका कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, एग्जाम्पल दे के कंक्लूजन निकालते हैं। अगर सपोज करिए किसी चीज़ को हम जब कोई किसी चीज़ को
जब हम किसी बच्चे को कोई चीज़ समझा रहे हैं, अगर हम पहले उसको एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो बच्चे की बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, तो वो अच्छा निष्कर्ष निकाल पाएगा। तभी ये बात इसमें बोली गई है, इन इंडक्शन फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन एंड देन कंक्लूजन इज ड्रॉन। बाद में अच्छा निष्कर्ष बच्चा निकाल पाएगा। ये आगमन के अंदर बोला गया। अब निगमन की बात करते हैं। निगमन में बोला गया, इन डिडक्शन फर्स्ट ऑल रूल्स आर मेड टू नोन एंड देन एग्जाम्पल्स आर गिवन। अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, ये रेक्टिफिकेशन वाली बात हो गई इसके अंदर। क्यों? इसमें क्या होता है भैया, रूल्स बच्चों को बताए जाते हैं पहले। इन डिडक्शन फर्स्ट ऑल रूल्स आर मेड टू नो। अब क्या है, यहाँ पे बच्चों को पहले रूल्स बताए जाएंगे, ठीक है। पहले उसको हम रूल्स समझा देंगे, बाद में उसमें क्या करेंगे, बाद में एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पे सपोज करिए अगर आपसे सीटेट में कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चे को पहले हम रूल्स बता रहे हैं, बाद में उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, तो हम जा रहे हैं डिडक्शन से इंडक्शन की तरफ। लेकिन जहाँ पे पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल दे रहे हैं, बाद में हम उसको रूल की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बात आएगी इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ। आप उस ऑप्शन को टिक मारेंगे। तो ये बात समझ गए। टीचिंग शुड बी प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिडक्शन। कभी भी आप बच्चों को पढ़ाइए ना, तो हमेशा आगमन से निगमन की तरफ बच्चों को पढ़ाइएगा। इंडक्शन से डिडक्शन की तरफ बच्चों को पढ़ाइएगा। पहले आप बच्चे को एग्जाम्पल दीजिएगा, एग्जाम्पल से बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है ज़्यादा बेटर बनती है, बाद में उसको डिटेल एनालिसिस दीजिएगा, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सो गाइस, आज का जो आपका आखिरी या छठा मैक्सिम्स है वो होल टू पार्ट है। होल का मतलब होता है सब कुछ, समग्र, ऐसे लिखते ना, समग्र से पार्ट मतलब होते हैं हिस्से। तो होल मतलब होता है सब कुछ और पार्ट मतलब होता है टुकड़े। तो इसमें क्या बात की गई उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, द होल लेसन शुड बी taught and then its part should be analyzed and studied intensely। intensely मतलब होता है डिटेल स्टडी। इसका मतलब होता है डिटेल स्टडी, डिटेल में पढ़ाना, डिटेल। इसमें जो बात की गई है कि जो कोई लेसन है या कोई पार्ट है जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, पहले पूरा पढ़ा दो बच्चे को, पूरी स्टोरी पहले बच्चों को पढ़ा दी जाती है। बाद में क्या है, इट्स पार्ट शुड बी एनालाइज। बाद में उसके जो पैराग्राफ हैं वो टुकड़ों में उसको समझाइए। पहले उसकी पूरी कहानी आपने पढ़ा दी, फिर जो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ होता है, फिर पैराग्राफ जो होता है 1 बाय 1 पैराग्राफ बच्चे को समझाइए, ठीक है। और डिटेल स्टडी कराइए। तभी इसमें बोला गया होल टू पार्ट्स, समग्र से हिस्से की तरफ इसके अंदर बात की गई है। जैसे कि जब हम किसी बच्चे को कविता पढ़ा रहे होते हैं तो पूरी कविता कहते हैं एक बार में रीडिंग कर लो। स्कूल में आपने देखा होगा, कहते हैं कि टीचर लोग कहते हैं आप तुम खड़े हो और कविता पढ़ो, तो एक बच्चा कविता पूरी पढ़ देता है। फिर क्या करता है टीचर, क्या करता है, एक 4 लाइन की जो पैराग्राफ होता है उसको पढ़ के उसको समझाता है, तो वो डिटेल स्टडी कर रहा है। तभी ये बात यहाँ पे एप्लीकेबल होती है समग्र से हिस्से की तरफ लेके जाने के बाद। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई गाइस। अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय।